Good morning, everyone. चलिए, कल का होमवर्क हो गया सबका? आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या, परसेंटेज कंपोजिशन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए सब लोग, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट हेडिंग, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग। तो देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन of an element will be equal to mass of the element, total mass of the element, total लिख लीजिए, total mass of the element, total mass of the element divided by total mass of the element divided by total mass of the compound, total mass of the compound into 100. So total mass of the element divided by total mass of the compound into 100. This will be percentage composition of element. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, नोट करिए फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ। डन, नोटेड। देखो, ये जो फॉर्मूला है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये नॉर्मल फॉर्मूला, मतलब आप नॉर्मल किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो यही करते हैं। जैसे नॉर्मली आपको कोई भी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना चाहे तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यही करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप लोगों ने 10th में एग्जाम दिया, हालांकि नहीं दिया लेकिन फिर भी अगर दिया है, या डिफरेंट एग्जाम जैसे देते हैं, मान लीजिए आपके 400 या 500 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है, टोटल पेपर 500 का हुआ टोटल मार्क्स, और आपको मिले 360 मार्क्स, तो पूछा जाता है परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 500 इंटू 100, ये करेंगे। तो वॉइस लो आ रही है? ठीक है, देखो इधर मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास, अभी क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये 500, लाइक अगर आपके टोटल 500 मार्क्स के पेपर हुए हैं और आपको 360 मार्क्स मिले, तो कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि 360 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, यही करते हैं। 360 डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। या मान लो इसको मैं 600 रख दूं इजी कैलकुलेशन के लिए, कि ये 600 है, ये 600 हो गया। अगर ये कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से आ जाएगा कितना, 60, तो 60% मार्क्स। तो हम बोलते हैं हमको 60% मार्क्स मिले। तो नॉर्मल परसेंटेज जैसे कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है तो वो नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, सेम वही चीज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट के लिए भी हमने यूज की है। So for percentage composition of element, we will use the same formula, total mass of the element divided by total mass of the compound into
100। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर बोला जाए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं H2O का क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये एग्जांपल लिया आपने, तो H2O का मास निकाला जाएगा, मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द H2O, मास ऑफ द H2O अगर हम निकालें मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, मास ऑफ H2O निकालेंगे तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 18। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, पूरे कंपाउंड H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कितना हाइड्रोजन का मास होगा, हाइड्रोजन दो एटम है, 2 इंटू 1 विच मीन्स 2। एंड सिमिलर वे में मास ऑफ ऑक्सीजन अगर कैलकुलेट करना हो, मास ऑफ ऑक्सीजन तो वो कितना हो जाएगा इंटू 16, तो ये आ गया 16, है ना। तो अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन, सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब क्या लिखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना लिखा जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। 100 आएगा इधर, इधर साइड में स्पेस नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की जगह हम रखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास है 18 इंटू 100, कितना आ जाएगा 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9, एंड 100 अपॉन 9 मीन्स अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 1101, तो 11.11 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो H2O में कितना परसेंट आया, 11.11 परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज 11.11। क्लियर, देखिए ये क्लियर है सबको। चलो दूसरा बताइए फिर आंसर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, ये तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आया है, नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वन। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब देखो इसमें दो ही एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो अगर परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं लिख दूंगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो मैं टोटल 100 में से अगर हाइड्रोजन को माइनस कर दूं तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा। सो 100 माइनस 11.11%, तो 100 माइनस 11.11% का मतलब 88.88 या 89%, यह आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यहां मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहां मैंने टोटल 100 में से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, क्योंकि दो ही चीजें हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर टोटल परसेंटेज 100 में से हाइड्रोजन मुझे पता है 11.11, तो मैं 100 में से हाइड्रोजन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन आ गया। बट अगर आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो फॉर्मूले से करिए ऑक्सीजन के लिए, वहां से भी 88.89 या फिर 88.89 परसेंटेज आंसर आ जाएगा। समझा ये वाला पॉइंट, समझा क्या, आप ये कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड, ओके, नोट करो लास्ट स्लाइड।
डन। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड्स, इन गिवन कंपाउंड्स। पहला CH3COOH, NH2CONH2, C MgSO4, D CaCO3, E NH4 whole twice SO4, NH4 whole twice SO4। F परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है। F K2SO4, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, C2H5 COOCH3, G C3H7 OH H, FeSO4 I KCl dot MgCl2 dot 6H2O, J K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस dot 24H2O। नोट करिए पहले सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, बाकी होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट C6H12O6, C12H22O11, then next NaNO3, देन मैग्नीशियम सल्फेट कार्बोनेट दे दिया है ना, चलो ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, देन K4FeCN6। ये 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, स्टार्टिंग के 5। J है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम है, देन अंदर है सल्फर ऑक्सीजन SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। नोट करिए सारे, स्टार्टिंग के 5 करेंगे अभी, बाकी फिर हम होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, सब में हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले नोट कर लिया सबने।
चलिए तो सॉल्व करिए। फर्स्ट इज CH3COOH, फर्स्ट वन इज CH3C फर्स्ट वन इज CH3COOH। CH3COOH के लिए क्या आएगा बताइए, कैलकुलेट करेंगे, करिए। फर्स्ट में कितना आया, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड ऑक्सीजन 53.33। कार्बन 40, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 53। चलिए एक आंसर आ गया। तो पहला मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, डाउट रहा तो बताइएगा, देन आगे करिएगा। फर्स्ट तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर कार्बन एंड देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, जो भी आप निकालना चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो मास ऑफ CH3COOH, CH3COOH कितना आ जाएगा, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन टोटल दिख रहे हैं तो 2 × 12, प्लस हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं तो 4 × 1, प्लस ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा 24, देन 4, देन 4, ऑक्सीजन 2 है ना तो 2 × 16, सॉरी, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16, और हाइड्रोजन तो 4 है तो 4 × 1, दिस इज 32। तो ये 28 और ये 32 कितना हो जाएगा, 60। अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मास ऑफ कार्बन, टोटल मास जो भी रखते हैं, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास इंटू 100, टोटल मास इंटू 100, टोटल मास इंटू 100 अगर आप रखेंगे तो मास ऑफ कार्बन कितना है आपके पास, मास ऑफ कार्बन है 2 × 12, क्योंकि दो कार्बन है, सबका मास रखना है। टोटल मास है 60 × 100, तो ये आ गया 24 × 100 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 से 0 गया, ये 4, तो कितना आ गया 40%। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40%, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया कितना, 40%। प्रतीक आपका कितना आ रहा है, 24%, 24% कैसे आएगा, समझ में आया ये, जिसका आंसर नहीं आया था देख लीजिए पहले। मास ऑफ टोटल CH3COOH निकाला है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट किया, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला है, टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। जल्दी नोट करिए, नोटेड। डन एवरीवन।
ओके चलिए, अभी हो गया, अभी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। देन मास ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन। टोटल मास रखना है जितना भी उस पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उस पूरे का, केवल एक एटम का मत रख देना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? CH3 में 4 हाइड्रोजन थे, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 40/6, 6.66%। ये अब लास्ट वाला, जब लास्ट बचेगा तो उसको कैलकुलेट मत करिए फॉर्मूले से, उसके लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाले को हमेशा माइनस कर देंगे 100 में से। तो परसेंटेज ऑफ बचा क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब भी निकालना हो, जो लास्ट में बचेगा उसके लिए क्या कर देंगे? टोटल माइनस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड क्यों होगा भाई? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वैल्यूज रख दीजिए। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना निकाला था हमने? 40, और हाइड्रोजन निकाला है कितना? 6.66। तो इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके 100 में से अगर माइनस कर दें तो ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है। तो 100 माइनस 46.66 विच विल बी इक्वल टू 53.34%। तो इसके अराउंड ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट वाले के लिए तो आप जो लास्ट में एलिमेंट बचा उसके लिए तो 100 माइनस टोटल बाकी बच्चों को कर सकते हैं। सर फॉर्मूले से 53.3 आता है। हाँ तो वही तो है, 53.3 तो लिखा है, और क्या लिखा है? ये 53.3 तो लिखा है, ये 53.34 मतलब क्या? 53.3 ही हुआ ना। डेसिमल के बाद एक दो पॉइंट्स में इतना थोड़ी देखेंगे। आंसर ऑप्शन में आएगा ना, ऑप्शन में आएगा 53.3, 53.3, तो ये दोनों से निकालो आंसर, तो वही टिक करोगे। ऑप्शन में तो यही टिक करेंगे ना। चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे इससे करिए। चलो हो गया डन। अभी सेकंड करो सब लोग और आंसर निकालो। सेकंड में क्या आंसर आया? नाइट्रोजन 46.67, ठीक है। ऑक्सीजन 26.6, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.67, 7% के अराउंड। तो सेकंड दिया था NH2CO NH2, हम जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया। यूरिया NH2CO NH2 में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 46.6% के अराउंड। दो लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। फिफ्थ तक सॉल्व करना है सबको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक मैंने बता दिया, बाकी बचे चार। फिफ्थ तक सॉल्व करिए, उसके बाद बाकी बच्चे होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो मृणालिनी आपका भी यही आ रहा है, नाइट्रोजन 46.67, हाइड्रोजन 6.7, कार्बन 20 एंड ऑक्सीजन 26.66। ओके ठीक है, सबका यही आ रहा है ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, तो थर्ड करो अभी। थर्ड जिसका आंसर नहीं आया वो सॉल्व करेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का लिए आंसर।
हाँ ठीक है, थर्ड निकालो अभी, थर्ड। सेकंड आ गया सबका। थर्ड के आंसर बताइए। थर्ड क्या दिया था, MgSO4। प्रशांत आपका थर्ड का आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। फोर्थ है। मैग्नीशियम 20%, सल्फर 26.66% एंड ऑक्सीजन 53.33%। यही आ रहा है सबका, चेक कर लीजिए। ओके ठीक है, सेम है। चलो ठीक है, ठीक है, सेम है तो ठीक है। फोर्थ, फोर्थ बताओ फिर, फोर्थ। फोर्थ एक आंसर है ना, कैल्शियम। प्रशांत का कैल्शियम 40, कार्बन एंड ऑक्सीजन CaCO3। एंड देन फिफ्थ वन। फिफ्थ भी निकालिए। फिफ्थ का क्या आंसर आया। हाँ चलो, फोर तो आ गया, कैल्शियम 40, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 48। ये तो इजी है, सीधा सीधा कैंसिल आउट होके, पॉइंट में भी नहीं है। सीधा इंटीजर आ रहे हैं, 40, 12 एंड ऑक्सीजन 48। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन कैलकुलेट करिए।
तो एक आंसर आया तन्वी का फिफ्थ वन, नाइट्रोजन 21.21%, हाइड्रोजन 6%, सल्फर 24.24% and oxygen 48.48%. और किसी का आंसर आया फिफ्थ वन? सेम ही आ रहा प्रशांत? ठीक है, चलो ठीक है, चलिए 2 लोगों का आंसर आ गया है, तो बाकी लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा आगे। आ जाएगा आंसर, टफ नहीं है, नॉर्मल केवल परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये कौन सा आंसर निकाला आपने सही? कैल्शियम 25, कार्बन 15, ऑक्सीजन CaCO3, ये तो रॉन्ग है आपका। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर रॉन्ग है ना, उसमें तो कैल्शियम 40% आया, बाकी सबका कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48। आंसर चेक करिए क्या गलत किया आपने। फाइव सॉल्व करना है, फोर सॉल्व करना है? फिफ्थ सॉल्व करूं मैं? नहीं निकल पा रहा है सुमित? चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, जल्दी जल्दी देख लीजिए सब लोग फिर। चलो फोर्थ वन एक बार बता दे रहा हूँ, CaCO3। आपने मास गलत रखा आई थिंक। टोटल मास कितना आ जाएगा इसका? 100। कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16, ये आगे कितना? 60 + 40 विच विल बी इक्वल टू 100। मास आपने गलत रखा होगा, इसलिए आंसर आपका गलत आ रहा है। उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालोगे, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। अब ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। मास ऑफ कैल्शियम कितना दिख रहा है आपको? कितने कैल्शियम है? एक ही कैल्शियम है ना, कैल्शियम का एक एटम है, तो 1 × 40। टोटल मास कितना है? 100 × 100। ये सीधा कैंसिल आउट होके 40 आ गया, 40%। मास ही गलत रखा होगा आपने, चेक करिए 24 कैसे आ रहा है। सिमिलरली सेकंड जो लास्ट वन है उसमें भी आपने सुमित यही रॉन्ग किया होगा, मास गलत रखा होगा फिफ्थ वन में। मास नाइट्रोजन का कितना रखा है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। अमोनियम सल्फेट है ना फिफ्थ वन, बस चेक कर लेता हूँ मैं। यस, अमोनियम सल्फेट
तो मास सबका करेक्ट रखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे करना, हो जाएगा। चलिए बाकी होमवर्क है छोड़ दीजिए, उनको करिएगा, सब लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ कंपाउंड कंटेन, अ कंपाउंड, अब देखिए ये तो नॉर्मल परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मैंने आपको समझाया कि कैसे निकालना है, बट इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम करने जा रहे हैं, तो उसको समझिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। सो अ कंपाउंड कंटेन, अ कंपाउंड कंटेन 25% of sulfur, compound contain 25% of sulfur, a compound contain 25% of sulfur, then calculate, then calculate its minimum molecular weight, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा ये निकालना है। Minimum molecular weight, a compound contain 25% of sulfur, then calculates its minimum molecular weight। एक कंपाउंड है जिसने 25% सल्फर कंटेन कर रखा है, तो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, कैसे करेंगे। अभी यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन लगाना है, कहीं भी परसेंटेज कंपोजिशन नहीं बोला गया है, लेकिन ये परसेंटेज कंपोजिशन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है पता ही नहीं है हमको, बस ये बोला है कि 25% उसमें सल्फर है। कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो तो हमें बताया नहीं गया। सो व्हाट वी विल डू हियर कि कंपाउंड का जो परसेंटेज है, देखो अब कंपाउंड में हाइपोथेटिकली पहले आपको समझा रहा हूँ। देखो कंपाउंड ये भी हो सकता है NH4, जैसे अभी हमने लिखा था NH4 का होल ट्वाइस SO4, या फिर कंपाउंड ये हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, H2SO4, या फिर कंपाउंड हो सकता है H2S2O8, या फिर केवल वो मॉलिक्यूल S8 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इन सब में अगर आप देखो पहले में सल्फर कितना है, कितने एटम है सल्फर के, एक एटम। यहाँ सल्फर का कितना एटम है, एक एटम। यहाँ सल्फर का कितना एटम है, दो एटम। यहाँ सल्फर का कितना एटम है, 8 एटम। तो कंपाउंड जो है उसमें सल्फर के एटम वेरी कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कंपाउंड में 25% सल्फर है और उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो कंपाउंड हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन उस कंपाउंड का अगर मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो उसके लिए मुझे सल्फर के नंबर ऑफ एटम कितने रखने पड़ेंगे। फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम शुड प्रेजेंट इन कंपाउंड कितना, 1 होना चाहिए। वेरी गुड, ये सबको समझ में आया, बस ये इंपॉर्टेंट है, यही समझना है इसमें, 1 होना चाहिए। बिकॉज जीरो तो आप रख नहीं सकते, सल्फर आप जीरो कर दोगे तो इसका मतलब सल्फर कंटेन ही नहीं किया है कंपाउंड, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि सल्फर कंटेन किया है। अब मैं 1 रखूं सल्फर, या 2 रखूं, या 3 रखूं, या 4 रखूं, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जब बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सल्फर का एक ही एटम है। क्योंकि अगर सल्फर के एटम बढ़ाओगे, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हम कितना रख सकते हैं, जब सल्फर का एक एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बस यही करना है। अब आपको कंपाउंड नहीं पता है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, फॉर minimum molecular weight, for minimum molecular weight the compound should contain, for minimum molecular weight the compound should contain 1 atom of sulfur।
1 atom of sulfur. For minimum molecular weight, the compound should contain 1 atom of sulfur. तो अब देखो, अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन लगाऊंगा तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता था? मास ऑफ द कंपाउंड, जो कि मॉलिक्यूलर मास ही होता था, वही होता था ना, ऐड करके तो निकालते थे सबको, तो मॉलिक्यूलर मास भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, मास ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन 25, मास सल्फर का कितना रखा जाएगा? सल्फर का मास रखा जाएगा 1 इंटू 32। ये 1 क्यों किया, ये ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक एटम लिया है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए सल्फर का एक एटम, अगर यही सल्फर के 2 एटम होते कंपाउंड में तो 2 इंटू 32 होता। तो अभी 1 इंटू 32 किया है और मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही है, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। अब क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स एंड इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़ा 8 एंड ये 12, तो 128। सो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी 128, ये आंसर। अब यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन ही लगाया है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन हम यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं भी, ना तो कंपाउंड दिया है, लेकिन पूछा था मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा और 25% सल्फर कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट द कंपाउंड शुड कंटेन 1 एटम ऑफ सल्फर, ये कंसेप्ट हमने यूज किया। तो मास ऑफ सल्फर हो गया 1 इंटू 32 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। मॉलिक्यूलर मास यहाँ से आ गया। यहाँ नीचे मैंने मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, इससे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा था मास ऑफ द कंपाउंड। मास ऑफ द कंपाउंड क्या था? मॉलिक्यूलर मास ही था ना, ऐड करके निकालते थे सबको, तो वो सेम चीज ही है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोटेड। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मैक्सिमम के लिए आप लिमिट नहीं रख सकते, मिनिमम ही पूछा जाता है जिसमें हम आप 1 रख सकते हैं। मैक्सिमम तो फिर 2 3 4 5 6 10 कितना होगा क्या पता, तो मैक्सिमम लिमिट आप यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ही पूछा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप 1 एटम यूज कर सकते हैं। सो कैफीन हैज मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन लिखिए, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर मास 194। कैफीन एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 194 है। आगे, if it contain 28.9% of nitrogen. So caffeine has molecular mass 194 if it contains 28.9% of nitrogen, then calculate the number of nitrogen atom, calculate the number of nitrogen atom present in one molecule of caffeine.
1 molecule of caffeine. नोट करिए क्वेश्चन। So caffeine has molecular mass 194. If it contains 28.9% of nitrogen, then calculate the number of nitrogen atom present in 1 molecule of caffeine. ये दूसरा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसको समझिए क्वेश्चन को कि कैफीन का मॉलिक्यूलर मास, कैफीन कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और बोल रहा है उसमें इतना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कितने एटम नाइट्रोजन के प्रेजेंट होंगे। तो हमको पता नहीं कितने एटम होंगे, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम in 1 molecule of caffeine, 1 molecule of caffeine is equal to x. नंबर ऑफ एटम कितना हमने ले लिया, x. So let's assume number of nitrogen atom in 1 molecule of caffeine x. तो अब लगाएंगे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। so percentage of nitrogen will be equal to mass of nitrogen divided by जीएमएम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड तो निकालने की नीड है नहीं, क्योंकि जीएमएम आपको मॉलिक्यूलर मास खुद ही दे रखा है, कितना 194। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में क्या रखा जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की जगह आप रख देंगे क्या, 28.9। अभी बताओ मास ऑफ नाइट्रोजन की जगह क्या रखा जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में x एटम है, पूरे एक मॉलिक्यूल में x एटम है, तो क्या रखा जाएगा x इंटू 14, क्योंकि हमको पता नहीं कितने एटम है। 2 एटम होते तो लिखते 2 इंटू 14 मास ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम होते तो 3 इंटू 14। वैसे ही x एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में, तो मास ऑफ नाइट्रोजन x इंटू 14 डिवाइडेड बाय 194 इंटू 100। समझिए इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अब आपको x निकालना है। एक एक लाइन के सवाल हैं ये सब, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो होगा। जैसे अभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला था, वैसे ही ये क्वेश्चन हो गया। 14 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा 194। ये 194 है, तो यहाँ रख दिया हमने 194। यहाँ से निकालिए x की वैल्यू। 17x कैसे आया मृणाल ने आपका, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ना, एक एटम का, तो 14x आएगा। ओके कोई बात नहीं, चलिए। सो यहाँ पे हमारे पास x निकालिए। अब x कैलकुलेट करिए सब लोग, x बताइए कितना आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट 8। देख लो, चेक कर लो। 194 डिवाइडेड बाई ये 14 है, 28.9 है। मुझे तो 4 दिख रहा है सीधा सीधा, 8 कैसे आ रहा है आपका। मुझे तो 4 दिख रहा है, 4 अप्रॉक्सीमेट 4। हाँ 4 आएगा ना। फोर 4.004 या 3.99 समथिंग के अराउंड जो भी आ जाए 4 हो जाएगा वो। आंसर विल बी 4। अब नंबर ऑफ एटम कैसे ऑप्शन दिया होगा, ऐसे ऑप्शन दिया होगा कि एक मॉलिक्यूल में क्या नाइट्रोजन के 3 एटम है,
क्या नाइट्रोजन के 4 एटम है? सी ऑप्शन, क्या नाइट्रोजन के 8 एटम, जैसे ऑप्शन आ रहा था अभी किसी का आंसर 8, फिर दिया होगा क्या नाइट्रोजन का 2 एटम है, ऐसे ऑप्शन गिवन होगा। तो अगर आपका आंसर 3 पॉइंट ऐसा आ रहा है 3.99 या 98 या 4.12 या 4.2 कुछ भी आए, ये सब आंसर किसके अराउंड दिख रहे हैं? 4 के अराउंड ना। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? 4 टिक करेंगे। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 4। समझा क्या? तो एग्जैक्ट वैल्यू, अब मैंने कैसे 4 बोला, अब यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूं मैंने क्या किया, ये 14 अब ये 28.9 है, मैं इसको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कट कर दिया, 14 टू द 28, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 समथिंग। मैंने सीधा सीधा इसको 2 ले लिया, 14 टू द 28 यानी 2 सम पॉइंट समथिंग, और इसको भी ये 100 194 है, तो मतलब 200, अगर यहाँ 194 को 200 लेने तो ये भी 2 पॉइंट आएगा, 2 आ जाएगा, तो यानी ये भी ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आएगा, तो ये भी 2 के इक्वल आएगा, ये भी ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन हो गया 4, सीधा टिक कर देंगे। उसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का इतना टाइम नहीं है, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की करना स्टार्ट करिए। अब आपको पैटर्न चेंज करना है, अभी आप 9-10 वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना, अभी ऑप्शन देखो और उसके अकॉर्डिंग सोचो कि ये किसको ज्यादा मैच कर रहा होगा, और वहां से टिक करके आंसर आगे जाना है। अगर सॉल्व करते बैठेंगे, मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया फिर एग्जैक्ट निकाला, तो फिर तो बहुत टाइम जाएगा। करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन जहां आप टाइम बचा सकते हैं वहां आप बचाइए। तो यहाँ सीधा सीधा मैंने ऑलमोस्ट देख के कर लिया कि 14 टू जा 28, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1.9 के अराउंड आएगा समथिंग, 1.9 समथिंग, जो कि 2 हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 मतलब 4 एटम, तो आंसर हो जाएगा 4। समझ आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया पूरा? ये क्लियर हुआ सबको? चलिए ठीक है, तो फिर ये परसेंटेज कंपोजिशन भी हो गया हमारा, इस पे कुछ और एक दो चार क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और आपको टेस्ट का तो पता चल ही गया होगा, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है ना? तो नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है, दोनों का ही, नीट का जेई का। तो सिलेबस उसमें यही रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मतलब नेक्स्ट वीक में भी जो पढ़ेंगे वो भी, तो अभी जो पढ़ा है वो तो है ही, जो नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे वो भी, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा। कितने मार्क्स का, जितने मार्क्स का होता है नीट का पेपर, टोटल नीट का पेपर कितने का होता है? 720 का। जेई का पेपर कितने का होता है? 300 का, तो वही आएगा। केमिस्ट्री का वही रहेगा, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री का पेपर नीट में 180 का रहेगा, जेई में 100 का रहेगा। सेम पैटर्न, वही नीट और जेई का जो पेपर होता है वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए बाय।